नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 11 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की कोई भी एग्जाम नहीं है, जैसे कल भी नहीं था और आज भी नहीं है। दोस्तों आपको पता है जिस दिन एग्जाम नहीं होता है उस दिन हम अपने तरफ से 2 वीडियो जीके जीएस की और 1-2 वीडियो जो है मैथ को आपको सजेस्ट करते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो भी पैटर्न का सवाल अब तक एग्जाम में देखने को मिला है सभी पैटर्न को मैं इसमें इंक्लूड कर लिया हूँ। और हाँ, जो बता दिया हूँ उसको नहीं रखा हूँ क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। देखिए कौन कौन सा जो मैथ है ट्रेंड में है और इसे कैसे बनाना है। एक प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। रेशियो के अंदर ए रेशियो बी का वैल्यू कुछ भी दिया रहेगा, सी रेशियो डी का वैल्यू कुछ भी दिया है, 2c + 5d। और मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट है जिसमें मैं एक से अधिक तरीके आपको सिखा सकूं, एक से अधिक पैटर्न बता सकूं, ऐसे ही प्रश्नों को रखें ताकि एक प्रश्न को देखेंगे तो 2-3 क्वालिटी को जो है आपको याद आ जाएगा। तो इसको सबसे पहले तो बैलेंस करने के लिए बोल नहीं रहा है, ए बी सी तो ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है। और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि कोई भी संख्या का रिपीटिशन नहीं है, ए बी सी डी इस प्रकार का है, तो इसमें पूछेगा भी नहीं, इसमें ये पैटर्न बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा चीज़ पूछ रहा है आपको 2c + 5d पूछ रहा है और सी और डी का जो है रेशियो दे रखा है 5a 3b। अब इस ए का मान पहले यहाँ पुट करना है और बी का मान यहाँ पुट करना है, इसके बाद आपको जो है इसका मान मिलेगा। ठीक है, तो मैं पहले सी रेशियो डी का मान निकाल लूँ क्योंकि सी डी ही मुझे पूछा गया, उसके पीछे कुछ गुणज है। ठीक है, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी के जगह पे है 5a और ए का वैल्यू मुझे पहले से पता है 2, तो सी का वैल्यू हो जाएगा 10। ठीक है, और डी का वैल्यू कितना है 3b है और बी का वैल्यू मुझे पहले से पता है कि 3 है, तो 3 3 के 9। अब सी का अनुपात 10 है और डी का है 9। अब क्या पूछ रहा है 2c 5d, तो 2c मतलब 20 और 5d मतलब 45 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 चौके के 20 और 5 नवे के 45, तो 4:9 जहाँ भी है हमारा आंसर है। तो इस प्रकार के सवाल कैलकुलेटिव होते जा रहे हैं, तो ये भी देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट खाने को नहीं देंगे कि ए बी सी निकालिए कि ए अनुपात बी कुछ भी है, एक्स अनुपात वाई है मान लीजिए, और बी अनुपात सी जेड अनुपात ए है, जेड अनुपात पी है मान लीजिए, और एक्स ए बी सी पूछ रहा है। तो इस प्रकार से बहुत कम देखने को मिलेंगे क्योंकि कैलकुलेटिव होता जा रहा है मैथ। आपको वो भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। तो वो कैसे बनाते हैं भी बता देता हूँ। ए अनुपात बी अगर 2:3 होता और बी अनुपात सी अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया है 5:3 होता, तो इसको मैं 2 तरीके बताया हूँ। एक तो है कि गुणज से गुना कर दीजिए जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे बी दोनों में रिपीट हो रहा है, ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में भी है। तो बी ऊपर वाले में 3 लेके बैठे हैं, नीचे वाले में 5, तो ऊपर वाले को 5 से नीचे वाले को 3 से गुना कर देंगे। जो आएगा ए का आ जाएगा 10, बी का आ जाएगा 15 और सी का आ जाएगा 9। ये अनुपात हो गया ए बी सी का। दूसरा तरीका हमने बताया कि कोई भी गुना नहीं करना है, डायरेक्ट आपको भी निकल सकता है। जैसे ए के पास चलिए, तो एक यहाँ है, यहाँ है, 2 है और नीचे कहीं ये और रिपीट हुआ है, नहीं हुआ है, तो 5 दूनी के 10 हो गया है। ठीक है, अब बी के पास चलते हैं। बी कहाँ है, यहाँ है, 3 है, कहीं और बी है, हाँ नीचे वाले लाइन में है और 5 वैल्यू है, तो 5 तिया के 15। अब कोई नहीं बचा तो सी 3 तिया के 9, यही आया था ना गुना करने के बाद। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ये सवाल तो मैं बता ही चुका हूँ। चलते हैं आगे। एक प्रश्न कुछ इस प्रकार का, बेलन जो है रोजाना एग्जाम में आता है। बेलन और समांतर चतुर्भुज, माध्य माध्यिका बहुलक, ये सब एक कॉमन टर्म है इसके। और रीजनिंग में जो बैठने वाला अरेंजमेंट है इसके बारे में भी जिक्र कर लेंगे। जिनको बनाने नहीं आता एक ऐसा हिंट दे दूंगा कि आपको बन जाएगी ये। तो यहाँ पे देखिए, किसी धात्विक बेलनाकार पाइप का आयतन 35-64 सेमी क्यू है। यदि इसकी बाहरी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर है तो पाइप की लंबाई ज्ञात कीजिए। हाइट पूछा जा रहा है। अब बेलन में आप जानते हैं आयतन डायरेक्ट क्या होता है, πr² h होता है। और हाँ दोस्तों, कल जो बेलन वाला सवाल था उसमें शायद मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, 3-4 कमेंट आ गया आप लोगों को, तो माफ़ी चाहता हूँ, सुधार लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी में, है ना। तो यहाँ पे ये बेलन है, इसका आयतन आपका πr² h होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 2πrh होता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh में 2πr² जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यही आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ये 2πr² क्यों जोड़ते हैं, तो ये जो है 2 बार सर्किल का जो है क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। πr² होता है ना, तो यही बार 2 बार जोड़ देते हैं क्योंकि 2 सर्किल है। ठीक है, तो ये तो सूत्र की बात हो गई। लेकिन यहाँ पे देखिए मोटाई दिया है, इसमें तो कहीं मोटाई का सूत्र में कहीं जिक्र नहीं था ना, मोटाई का जिक्र, खाली त्रिज्या और हाइट ही था ना, जितने भी आपने सूत्र अभी मैंने यहाँ पे चर्चा किया। तो इसमें मोटाई क्यों है, इसका मतलब ये खोखला बेलन है, इसके ऊपर एक सील्ड चढ़ी हुई है इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस के बीच। ठीक है, इस प्रकार का कुछ खोखला जो है सील्ड चढ़ी हुई है मान लीजिए रबर की, तो इसे मुझे घटाना पड़ेगा। और इस खोखला बेलन का आयतन क्या होता है,
पाई तो होता ही होता है, आर स्क्वायर की जगह जो है बड़ा आर मतलब कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो यही चीज़ लिखा है पाई आर स्क्वायर एच, कि सिर्फ आर के जगह दो आर है तो दोनों का इस्तेमाल होता है, एक बड़का आर स्क्वायर में से छोटका आर घट जाता है। ठीक है, तो यही आपका इसी पे बैठाना है और कुछ नहीं करना है। तो मैं बैठा लेता हूँ, क्या है 22/7 पाई का वैल्यू, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। मोटाई 3 है तो शील्ड घटा देंगे तो स्मॉल यहाँ से यहाँ तक की जो है स्मॉल रेडियस का वैल्यू निकलेगा। तो 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 निकलेगा, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। और एच ही तो मुझे निकालना है, और इसके एवज में कितना दिया है 3564 दिया है। ये काटेंगे, काट लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, कितना था पाई, फिर था 144 में से 81 घटा लेते हैं, और इसके बाद एच निकालना है। इसके एवज में जो है 35 और 64 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं काट लेता हूँ, 11 दूनी की 22, 11 तिहाई के 33, 2 पर 6 26, 11 दूनी की 22, 4 पर 4 44, 11 चौका के 44, फिर 2 से काट लेता हूँ 16, 2 162 हो गया। ठीक है, 162 हो गया। अब देखिए 144 में से 81 को आपको घटाना है, 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा, और 14 में से 8 गया तो 6 हो जाएगा, है ना। तो 9 सत्ते के 63 हो गया, और 9 का 9 अट्ठे बात 18 हो गया, 7 से 7 भी कट गया, तो आपका एच जो है 18 आ गया। हाइट कितने हो गए इसके 18 हो गए। तो आपको खोखला बेलन का जो है आयतन जरूर याद रखना है, खोखला बेलन का। ठीक है, खोखला बेलन में आपको 2 रेडियस देखने को मिलेगा, या फिर एक मोटाई और एक रेडियस देखने को मिलेगा। तो मोटाई को जो है रेडियस में से घटा देंगे तो छोटा आर निकल जाता है। ठीक है, और ये भी बोला अगर कभी कभी जाएगा कि भाई छोटा आर का ही मान दिया है और मोटाई 2 सेंटीमीटर है और खोखला बेलन है, तो एक बड़का आर बना लीजिएगा छोटा आर में 2 जोड़ के। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ समझ में आनी चाहिए। अभी जैसे मैंने बड़ा आर का मान दिया था तो छोटा आर निकाला ना जी, 9 आर में से बड़का आर में से 3 को घटा के। अगर कभी छोटा आर ही दिया है, बोल रहा है कि मोटाई 1 सेमी है और खोखला बेलन है, तो छोटा आर प्लस 1 कर देंगे तो बड़का आर नहीं निकल जाएगा, मोटाई 1 सेमी रहेगा। तो यही चीज़ अभी किए हैं, घटाए हैं, क्योंकि उल्टा दिया था। अभी इसका उल्टा भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो एक एक बात आपको घर पे ही करके जानी है, वहाँ पे जो है पेन खटखटाने से अच्छा है कि यहाँ पे कुछ मेहनत कर ले। ठीक है, निम्नलिखित समीकरण में थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभी जस्ट कल मैंने इसका चर्चा जरूर किया था कि जब आपको कंडीशन दे दिया जाता है कोई भी सवाल में, तो उस कंडीशन को आपको फॉलो करना जरूरी है। देखिए यहाँ पे कंडीशन है कि थीटा का वैल्यू 0 से जो है बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, तो आप 0 रख के नहीं देखने लगना। ठीक है, आप बड़ा रख के देखो। सबसे पहले तो मैं इसको बैलेंस कर लेता हूँ, तो ये माइनस में है यहाँ पे, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर हो गए, बराबर में 2√3 होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि उधर जाएगा तो बराबर मतलब प्लस में हो जाएगा, बराबर के उससे 2√3 है ना। अब मुझे 3 cot थीटा प्लस tan थीटा का मान चाहिए, 2√3 चाहिए। ठीक है, अब मैं पहला ऑप्शन रखता हूँ 60, तो 3 गुने cot 60 का मान कितना होगा। अगर tan 60 का याद है तो cot 60 है, ये ऐसे ही याद हो जाएगा। तो tan 60 का होता है √3, तो cot 60 का कितना हो जाएगा 1/√3, उल्टा होता है tan का cot। उसके बाद प्लस tan 60 कितना होता है √3। ठीक है, √3 से 3 जो है √3 बार में कटेगा, √3 और √3 को जोड़ेंगे तो 2√3 हो गया। तो 2√3 बराबर 2√3 आपका जो है मैच कर गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। अगर इसको नहीं हम भी हटाते ना तो भी काम चल जाता है। यहाँ देखिए मैं इसलिए हटा दिया कि गुणनखंड वाला जब यही प्रश्न बनेगा तो पहले आपको ये हटाने आना चाहिए, क्योंकि एक जाति का एक साथ रखेंगे तो आपको जो है समझ में आएगा कि क्या करना है, क्या कौन सा स्टेप उठाऊं। जब यही सवाल यहाँ पे स्क्वायर दिया रहता है और एक को बदल के जो है एक्स के फॉर्म में लाना पड़ता है, द्विघात समीकरण के फॉर्म में, तब सॉल्व करना पड़ता है, तो वो जो बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। खैर यहाँ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन दोनों के 60 रखने से कितना आ गया था 2√3 प्लस के और 2√3 माइनस के कट के हो गया 0, फुलफिल हो गया। हम आगे चलते हैं। वैसे आपको एक बार जरूर मान याद दिला दूंगा, क्योंकि आपको मान याद करा दिए थे पहले, आप याद किए या नहीं किए आपके ऊपर है। साइन थीटा का मान मैंने याद रखने को बोला था, उसके बाद जो है सारा अपने आप याद हो जाता है, वैसे भी बोला था। तो दोस्तों साइन थीटा में 0 का 0, 30 का कितना होता है 30 का होता है आपका हाफ, 45 का होता है 1/√2, 60 का होता है √3/2 और 90 का होता है 1। अभी कॉस का जैसे ही लिखेंगे तो उल्टा करते चलिए, जो 0 में 90 में लिखे हैं वो 0 में लिखे, जो 60 में लिखे हैं और 30 में लिखे √3/2। 45 सेम ही आएगा क्योंकि दोनों तरफ से 3 नंबर पे है, इसके बाद 1/2, इसके बाद 0। अब साइन और कॉस का जब आप पता हो जाता है तो साइन कॉस पे तो सभी थीटा डिपेंड है। जैसे tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है इसका उल्टा कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा होता है।
तो 2 थीटा 1 थीटा का मान अगर याद है ना तो पूरी चार्ट याद हो जाती है, ध्यान रखें। उसके बाद मैंने ये भी बताया था, इसको भी आपको याद करना है, लंब है, आधार है, कर्ण है, तो इन तीनों में थीटा जरूर याद होना चाहिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है और टेन थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि त्रिकोणमिति अगर आपको पढ़ना है तो इनके बिना अधूरा है। आप ये तो पहला स्टेप है, आप कदम ही नहीं उठा सकते। तो इसको मैंने बताया था, लाल का LAL के याद रखना है। पहले साइन का है लंब बाय कर्ण, दूसरा आधार बाय कर्ण कॉस का है और तीसरा लंब बाय आधार जो है टेन का है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन उसने इसी को 480 रुपये में बेचा और 20% की घाटा खा गया, है ना। तो वह आरंभ में उसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। अब जो मैथ कैलकुलेटिव आया है तो थोड़ा इसी फॉर्म में आपको एक स्टेप में नहीं बनने वाला है, एक स्टेप में बनाना चाहेंगे ऐसा नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सा गुना भाग जो है करना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पे जो है छोटा ही है, 20% लाभ पर बेचना चाहता था लेकिन उसने 480 में बेचा और 20% की हानि खाई। तो 80% की वैल्यू उस वस्तु उस आदमी के लिए जो है कितना है, 480 है ना। 20% की घाटा खाया ना भैया 480 रुपये बेच के, तो 80% होगा उस आदमी के लिए, है ना। तो ये 80 से हम अगर इसको काट दे तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू 6 हो जाएगा, तो उस वस्तु का CP कितना निकल गया, 600 रुपया। और बेचना कितना पर चाहता था, तो 20% लाभ पर चाहता था। वही पूछ रहा है कि जो बेचना चाहता था वो कितना रुपए में बेचना चाहता था, ठीक है। तो 20% लाभ का मतलब 6/5 से गुना कर दें, ये 120 से कट जाएगा, 120 और 6 को गुना करेंगे तो 120 112 6 72 720 आपका आंसर हो जाएगा जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है। एक तो ये तरीका है कि भाई 448 उसको 20% का हानि, तो पहले 100/80 से गुना करो, फिर 120/100 से गुना करो। इससे भी छोटा हो सकता है डायरेक्ट भाई 80% बराबर 448, तो 100% का मान निकाल लेंगे जो हमारा 600 हो गया था। और 20% लाभ मतलब 20% लाभ का मतलब 6/5 से गुना, यही 120/100 ही है और कुछ नहीं है। एक स्टेप मैंने पहले से ही काट के रखा और आपको भी रखना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न यहाँ पे आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेगा। कभी तो आपको इसको मान दिया रहता है कि x+1/x बराबर है समथिंग, मान लीजिए a है, और x² + 1/x² का मान बताइए, या x³ - 1/x³ का मान बताइए, एक्सेट्रा। तो लेकिन यहाँ पे तो नीचे से ऊपर जाना पड़ता था, तो देखने में थोड़ा जल्दी लगता है कि दिख जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऊपर से नीचे आना है, छत से नीचे आना है, ठीक है। आप देखिए 4 पावर से मुझे 1 पावर के पास आना है, तो फिर भी कोई घबराने की बात नहीं है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं ये सीखिए, x² + 1/x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये दोनों टर्म आ जाएगा। खाली इतना सोचिए, दोनों टर्म आएगा जी। x² का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4, और 1/x² का स्क्वायर करेंगे तो 1/x की पावर 4। लेकिन हमने इतना लिखा तो क्या लिखा, 2 ज़्यादा लिख दिया। 2 कैसे ज़्यादा लिख दिया, पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। इसको मैंने अगर ऐसा लिख दिया तो x4 + 1/x4 + 2 × x4 × 1/x4 लिखा। x4 तो x4 कट गया, तो यही 2 ना ज़्यादा लिखे, तो हम इधर भी 2 जोड़ देंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा लूँ तो समझ में आएगा आपको। 2 ज़्यादा लिखा, ये तो समझ में आ गया कि इतना लिखा तो 2 ज़्यादा लिख दिया, ये तो लिखा ही लिखा, साथ में 2 ज़्यादा लिख दिया। तो इधर भी हम 2 ज़्यादा लिख देंगे, 48 और 42 को 44 कर देंगे। अब मैं अगर ये स्क्वायर को डिलीट कर दूँ तो ये रूट में घुस जाएगा, है ना। ये स्क्वायर को मैं हटा दूँ, अभी मान लीजिए स्क्वायर नहीं है, अभी हट गया। अगला स्टेप लिखने के लिए, स्टेप बचाने के लिए मैं उसी की जगह कर लिया। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना चाहिए, नहीं कि आप फिर से नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि इसको लिखने का नंबर नहीं मिलता, आपको टिक करने का नंबर मिलता है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर मिटा दिया, ये 38 44 आ गया। अब मैं इसका वर्गमूल जो निकालूंगा, वर्गमूल विधि से नहीं निकालूंगा, अनुमान विधि से निकालूंगा। तो ये कहाँ पर है, एक तो 6 के करीब है और एक 7 के करीब हो सकता है, ठीक है। तो 6 के करीब में 36 से कितना दूर है, ये तो 2 दूर है ना भैया। और 49 से कितना दूर है, तो बहुत दूर है, करीब 11 दूर है। तो जो नज़दीक वाला रहेगा वो आप बेस अंक लेंगे, तो यहाँ पे 6 ले लिए हम बेस अंक में। इसका डिफिनिट हो गया कि पहला अंक जो होगा ये 6 होगा। अब 60 से ज़्यादा मुझे दिख ही रहा है और 6 आगे है पहला अंक। 4 आने की पॉसिबिलिटी किसकी किसकी होती है, या तो 2 की होती है या फिर 8 की होती है ना। यही 2 है ना जिसके लास्ट में 4 आएंगे, है ना। और एक 4 की भी नहीं होती, 2 की और 8 की होती है ना। तो 8 का अगर करें तो 70 का स्क्वायर कितना होता है, 4900। तो ये तो 3844 बहुत कम है, तो 68 नहीं होगा, यहाँ पे 62 हो जाएगा। तो ये जो है 62 रूट से बाहर निकलेगा, ठीक है। अब आपने x² + 1 अनुमान विधि वाला सीख लिए होंगे, ऐसे ही बनाना है आपको। ये 62 आपका जो है निकल गया, ठीक है। अब मुझे एक स्टेप और नीचे जाना है सेम विधि से, तो मैंने फिर लिख लिया x/1/x का होल स्क्वायर।
और इतना जब मैं लिखता हूँ तो क्या लिख देता हूँ इस फॉर्म से, 2 ज़्यादा, तो इधर भी मैं 2 ज़्यादा कर दूंगा तो 64 हो गए। अब इसी रूट में अब इसको मैं डालूंगा तो 8 जो है बाहर निकल जाएगा, आपका आंसर जो है 8 हो जाएगा। कहाँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है 8। ठीक है, अब इससे आप यहाँ तक जाएंगे ना, फिर भी इतना ही आंसर निकलेगा। मांगते तो बता दीजिए, मैं कर देता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं इससे इस प्रोसेस तक जाता फिर भी इतना ही आता। ठीक है, तो आपको 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए इसे सवाल को बनाने के लिए, और कुछ नहीं है। और एक जो क्यू वाला पूछे तो क्यू का फार्मूला वो भी मैं बताया हूँ कि एक्स प्लस 1/x बराबर अगर ए दे और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो आपको डायरेक्ट जो है ए स्क्वायर माइनस 2 कर देना, चूंकि यहाँ पर 4 बार में 4 पावर पूछ रहा था ना। यहाँ पे मान लीजिए ये वाला वैल्यू कुछ दिया गया था, मान लीजिए 8 दिया गया है और यहाँ तक पहुँचना है, तो आप ट्रिक से कैसे पहुँचते हैं, 8 8 64, 64 में से 2 घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर तक हम पहुँच गए। अब 62 का स्क्वायर करेंगे, अब फिर 2 घटाएंगे तो हमारा इतना ही हो जाएगा, देख लीजिएगा करके। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे है, केंद्र वाले ओ केंद्र वाले वृत्त के पी ए और पी बी बाह्य बिंदु पी से क्रमशः बिंदु ए और बिंदु बी पर स्पर्श रेखाएं हैं। यदि ए पी बी 42 तो ए पी बी ओ को मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों कल त्रिभुज का एंगल पूछा था, हो सकता है कि सब दिन त्रिभुज का एंगल पूछे, कुछ जटिल भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं अपने हिसाब से थोड़ा जटिल लिया। अगर इसने आप इसको अगर आप समझ लिए तो इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज आप समझेंगे सर्किल के। यहाँ पे एक सर्किल होते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि एक बिंदु P से जो है 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है। स्पर्श रेखा खाली टच करता है, काटता नहीं। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा की क्या गुण होती है, एक बिंदु से जो दोनों स्पर्श रेखा खींची जाती है दोनों की लंबाई बराबर होती है। समझाने के लिए है, इस हिसाब से कोई मतलब नहीं इसका। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। जहां भी वृत्त की रेडियस होगी, ये रेडियस है वृत्त की, जो भी सेंटर से टच करता है वृत्त के किनारे को रेडियस होता है, और रेडियस स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये भी एक गुण मतलब इसकी प्रॉपर्टीज है। तो इतना आपने प्रॉपर्टीज सीख लिया। इसके बाद इसकी एक डायरेक्ट जो ये हिसाब पूछा, ये तो डायरेक्ट पे है, आपको सीधे देखते ही टिक करना, आधा सेकंड किसी भी सवाल कम की है ये। कि बोल रहा है कि वो केंद्र वाले वृत्त पी ए और पी बी, तो मैं पी ए लिख लिया और पी बी पर इसको स्पर्श करता है, पी बिंदु से क्रमशः ए और बी पर स्पर्श रेखा है। यदि ए पी बी 42, ए पी बी ये आपका 42 है। ये बीच वाला हमेशा कौन होता है जी, जो बिल्कुल नए हैं इनके लिए बता रहा हूँ जी, ये बीच वाला ही कौन होता है। ठीक है, उसके बाद कौन ए ओ बी की मान, तो ए ओ बी के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, और ए ओ बी मतलब ये वाला थीटा कौन चाहिए। ठीक है, तो ये थीटा और ये पी मतलब कौन, इस अगर ऐसा इमेज आपका ड्रॉ हो रहा है तो इस हिसाब से बता रहा हूँ, कौन ओ प्लस कौन पी का वैल्यू जो है आपका 180 डिग्री होता है। तो 180 में से आप 42 ये पड़े हैं महानुभाव, तो 42 घटा दीजिएगा, कितना आएगा, 138 आ जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भी कुछ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे इससे रिलेटेड, वो भी समझ लीजिए कि जब भी एक वृत्त रहेगा और एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा और उसी बिंदु से एक छेदक रेखा खींची जाएगी, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ठीक है, और इसका मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इन तीनों में से किसी 2 की लंबाई आपको दिया रहेगा। मान लीजिए कि इसका आपका एक्स, नहीं तो जाने दीजिए, मैं ऐसे फार्मूला बता देता हूँ कि मान लीजिए एक्स है और ये आपका वाई मान लीजिए और इसको जेड मान लीजिए। ठीक है, इतना नहीं। तो इसमें मैंने कहा कि जो स्पर्श रेखा रहेगा और उसी बिंदु से एक छेदक रेखा भी रहेगा। छेदक रेखा मतलब जो वृत्त को कट कर रहा है अंदर तक, है ना, उसे छेदक रेखा कहते हैं, इसे स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा खाली टच करता है, काटता नहीं है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा के बारे में बताया था कि 2 स्पर्श रेखा खींचे दोनों बराबर होंगे, लेकिन ये तो छेदक रेखा है ना, तो ये और इस समय पी ए और पी बी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये काटने के लिए जा रहा है, ये सिर्फ टच होने के लिए नहीं आया है। ठीक है, तो ये मत कीजिएगा कि भाई वो वहाँ पे बताया था तो इसमें भी होगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि स्पर्श रेखा का स्क्वायर, जो लंबाई होती है उसका स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर पूरा पहले जोड़ना है तो वाई प्लस जेड। ठीक है, और जो बाहरी रहता है ना, ये बाहर में क्या है, सर्किल के बाहर जेड वाला पोर्शन है, तो जेड इसको गुना करेंगे तो 2 का वैल्यू दिया रहेगा तो तीसरा निकल जाएगा जी। तो ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक और प्रॉपर्टीज आपका आता है कि एक ही वृत्त है ऐसे, और एक ही बिंदु से जो है 2 छेदक रेखा खींचा गया। ठीक है, तो पूरा गुने बाहरी करना है आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो पहले आपको 1 + 2 को जोड़ना है। ठीक है, 1 + 2 को जोड़ना है गुने 2। ठीक है, और फिर 3 + 4 को जोड़ना है गुने 3। मैंने कहने का मतलब है कि पूरा लाइन का योग गुने बाहरी वाला पोर्शन, पूरा लाइन का योग गुने बाहरी वाला पोर्शन आपस में बराबर होता है अगर एक ही बिंदु से 2 छेदक रेखा एक ही वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। तो चलते हैं आगे।
एक प्रश्न यहाँ पर, ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है। तो ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है, तो बी अगर एक काम करता है तो ए इससे 3 गुना मतलब 3 काम करता होगा। और कल मैंने बताया था कि दो आदमी में जब भी जो है उसका जो इफिशियंसी मतलब जो काम करने की क्षमता है वो अगर गुणज में दिया हो, रेशियो में दिया हो, तो उसका जस्ट उल्टा रेशियो जो है आपका समय का हो जाता है। तो ए को 1 समय लगेगा तो बी को 3 समय लगेगा। ये आपका समय है, ये आपका समय है और ये आपका कार्य करने की जो है इसकी एबिलिटी है। ठीक है, तो आपको बता दें कि यहाँ पे बता के दें, यहाँ पे लिखा है 20 से 24 दिन कम लगते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस 2 यूनिट है। 2 यूनिट की वैल्यू 24 दिन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 दिन है। अब ए को लगेगा 12 दिन तो बी को कितना दिन लगेगा, 3 की वैल्यू 36 दिन लगेंगे। ठीक है, अब ए को लग रहा है 12 दिन, बी को लग रहा है 36 दिन, दोनों को मिल के बोल रहा है कितना दिन में करेगा। तो वही फार्मूला लगाएंगे, ए गुने बी यानी 12 गुने 36 बट्टा ए प्लस बी, मतलब 12 प्लस 36 आपका हो जाएगा 48, 12 चौके के हो जाएंगे 48, 4 नवे के हो जाएंगे 36, 9 दिन आपका जो है लगेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, जब भी दो आदमी में काम जो उनको जो क्षमता है उसमें कुछ गुणज दिया रहे, अनुपात दिया रहे, उसका जस्ट उल्टा जो है समय का अनुपात तो हो जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि बी की तुलना में 1 तिगुना कार्य कुशल है, मतलब 1 का तिगुना, तो इसको 1 समय लगेगा तो इसको 3 समय लगेगा। मैंने बताया कि कार्य का उल्टा जो है समय हो जाता है। अब बोल रहा है कि बी से 24 दिन कम लगता है, तो b का वैल्यू 3 है, इसका 1 है, तो कितना कम है अनुपात में, तो 2 अनुपात का कम है। तो 2 यूनिट मन में बोला, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 24 दिन, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, 12 दिन। मतलब ए को जो एक्चुअल समय लगेगा काम करने में 12 दिन और बी को लगेगा 12 तिहाई के 36 दिन। अब यही दोनों मिल के बोल रहा है कि कितना दिन में करेगा। तो कल भी बताया था और पहले भी बताया हूँ, दो आदमी की काम जब मिल के निकालना हो तो 12 गुने मतलब ए गुने बी बट्टा ए प्लस बी करना है। तो नीचे में जो है 36 12 48 हो जाएगा, 12 चौका के 48, 4 नमक के 36, 9 दिन आंसर हो जाएंगे। काफी ट्रेंड में है ये। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे जो कभी आज तक पीछा नहीं छोड़ा और जो सबसे हार्डेस्ट है वो मैं आपको रख लिया, इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। और अगर आप बड़े बड़े एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो ये सारे क्वेश्चन जो है वहाँ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है लो लेवल का पूछा जा रहा है। मैं अपने हिसाब से जो है उसका हाई लेवल जो बन सकता है वो ले लेता हूँ, साथ ही साथ जो लो लेवल का क्वेश्चन होता है उसको साथ में से चर्चा तो कर देते हैं कि एक प्रकार के ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक समचतुर्भुज है जो इस प्रकार का कुछ होता है। समचतुर्भुज की पहले प्रॉपर्टीज जान लीजिए। मैं पहले भी बताया हूँ सभी भुजा बराबर होता है क्योंकि इसका नाम ही है समचतुर्भुज। ठीक है, इसके बाद दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है। पाइथागोरस के प्रमेय इसमें जो है अप्लाई होने लगता है, इसीलिए 4 समकोण बन जाता है। यहाँ पे देख लीजिए तभी 360 फुलफिल हो जाता है। ठीक है, 90 का काम करता है। ठीक है, और ये विकर्ण अपने आप में आधा आधा में बट जाते हैं इस बिंदु पे कटने के बाद। यहाँ से यहाँ तक जितना लंबी होगी यहाँ से यहाँ तक उतनी ही लंबी होगी, यहाँ से यहाँ तक ये विकर्ण जितना लंबा होगा यहाँ से यहाँ तक उतनी ही लंबा होगा। तो ये तो हो गया आपका प्रॉपर्टी। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने d1 गुने d2। परिमाप पूछने की जरूरत नहीं है, परिमाप किसी चीज का टोटल लंबाई होता है। 4 बार भुजा को गुना कर देंगे, परिमाप निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है इसमें बहुत कुल्लू है। आपको दे दिया है कि कोई एक समचतुर्भुज है इस प्रकार का, है ना, एक समचतुर्भुज है तो 90 पे कटेगा, स्वाभाविक सी बात है। इसकी भुजा आपको दे दिया है कितना, 60 डिग्री, भुजा दे दिया आपका 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोल रहा है कि एक कोण जो है 60 डिग्री है। मान लेते हैं ये कोण 60 डिग्री है तो दूसरा कोण त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना, 180 डिग्री होता है। 90 समकोण से आया है, 60 एक और ने बता दिया, तो 9 6 15 150, ये 30 डिग्री का कोण हो गया। अब आप पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह में भी पढ़े हैं कि 30 के सामने का कोण अगर मैं भुजा 1 ले लूं तो 60 का सामने का जो भुजा है √3 लेना पड़ेगा। ये कहाँ से आता है आपको ये भी बता देता हूँ। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, इसमें 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि हमने कर्ण को 2 माना है, 2 मान लीजिए, सपोज अभी रुकिए सब जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कर्ण भी 2 नहीं माने 90, ये 60 90 का होता है समकोण, और मैंने कहा कि एक 60 डिग्री का कोण ले लेते हैं और एक तो दूसरा अपने आप 30 डिग्री का हो जाएगा, है ना। 60 30 90 90 180, है ना। अब मैं कहा कि भाई 30 के सामने अगर 1 लोगे ना तो 60 के सामने √3 लेना पड़ेगा। यही बात बताया था अभी, अपने मन से करना है ये। अब ये साबित कैसे होगा कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो कि सही बोल रहे हो। तो अब tan 60 लो, तो tan 60 बराबर क्या होता है आपका, लंब बाय आधार, तो √3/1 हो जाएगा। tan 60 का मान तो वही होता है ना √3, तो √3/1 मतलब √3 होता है, तो फुलफिल हो गया। अब tan 30 ले लो, तो tan 30 बराबर क्या होता है,
क्या होता है, लंब बाय आधार हो, tan 30 बराबर लंब बाय, मतलब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय आधार ही होता है ना। 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। और जब ये 30 लोगे तो उस समय लंब का काम ये करने लगेगा ना, है ना, और ये आधार का काम करने लगेगा। फिर ऐसे आप देख लीजिएगा इस साइड से मुंडी करके, तो ये भी आपको देखना आना चाहिए। इसीलिए ये जो है एक होता है 30 के सामने, तो 60 के सामने √3 हो जाता है। ठीक है, अब जो मैं एक्स्ट्रा लिखा हूँ मिटाता हूँ। अब इससे मैं पैथागोरस लगाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो पैथागोरस कैसे लगाते हैं आप, यहाँ पे तो अनुपात है ना, ये एक्चुअल वैल्यू थोड़ी है, एक है और एक जो है √3 है। तो √3 का जो है यहाँ पे √3 का x, √3x का होल स्क्वायर प्लस 1 का जो 1 गुने x, तो x का होल स्क्वायर, क्योंकि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर मतलब 2 बार 28 मैंने लिख लिया। √3x का स्क्वायर करेंगे तो 3x स्क्वायर निकलेगा बाहर, और x स्क्वायर इधर से आएगा, तो 4x स्क्वायर का वैल्यू 28 गुने जो है आपका 4x स्क्वायर, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसके बराबर है 28 गुने 28, 4 से काट दिया, 4 सतही के 28, x स्क्वायर का वैल्यू है आपका 28 गुने 7, कितना है 28 गुने 7 है आपका x स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, अब 28 में क्या क्या छुपा है भाई, 7 गुने 4 और छुपा है, तो 7 2 7 का 1 निकलेगा और 4 का 2 निकलेगा, तो x का वैल्यू आपका निकला 14। ठीक है, x का वैल्यू आपका निकला 14, तो एक विकर्ण कितने हो गए, d1 बराबर है ना 14 निकला है, तो एक विकर्ण हो गया आपका 14 दूना के 28√3। ठीक है, क्योंकि 14√3 यहाँ से इतना ही तक का होगा, और यहाँ तक आधा आधा करता है तो 28√3 होगा ना एगो विकर्ण, और दूसरा विकर्ण हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक निकला 14, क्योंकि इसका एक ही यूनिट था 30 के सामने, इसके सामने √3 था, है ना, तो 1 14 तो पूरा निकलेगा तो 28, तो d2 निकल गया आपका 28 और d1 निकल गया 28√3। तो क्या पूछ रहा है भाई, तो बड़े विकर्ण की लंबाई, तो 28√3 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि √3 का मान भैया 1.732 इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो 1 से ज्यादा है ना, लगभग 1.25 है, तो यहाँ पे 28√3 आपका जो है बड़े विकर्ण का, सीधा 28 जो आपका छोटा विकर्ण का निकल गया था। क्षेत्रफल पूछता तो इन्हीं दोनों को गुना करके 1/2 से भाग दे देते। ठीक है, यानी 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, यही दोनों को गुना करके 2 से भाग दे देंगे, है ना। तो ये सब आपको प्रॉपर्टीज है, इसमें ध्यान रखना है। एक प्रश्न यहाँ पे कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर की घंटा से एक समान चाल से स्टेशन P से Q तक जाता है, दूसरी रेलगाड़ी उसी समय दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन Q से, मतलब विपरीत दिशा से आ रहा है P के तरफ, Q के बीच की दूरी 275 है, मतलब P और Q स्टेशन के बीच की दूरी 275 है, तो 2.5 घंटे में जो है एक दूसरे को पार करता है, स्टेशन P की ओर जाने वाली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। इसमें तो कुछ भी नहीं बोला, एकदम गूगली है ना, क्योंकि इसमें बदलना भी नहीं है। आपको पहले बता दूं कि दोनों रेलगाड़ी इस समय जो है एक इस दिशा में जा रहा है, P और Q स्टेशन के हैं, यहाँ पे 275 जो है टोटल दूरी है। ठीक है, और समय आपका लग रहा है 5/2 घंटा पार करने में। उसके बाद एक रेलगाड़ी की जो चाल है वो आपका 60 दे रखा है, इतना इन्फॉर्मेशन है। हमें V2 ज्ञात करना है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना। अब हमें समय जो है घंटा में दिया है, तो हम चेंज नहीं करेंगे, ये भी किलोमीटर में है तो चेंज करने की बात ही नहीं उठती। सापेक्षिक चाल क्या होता है, दोनों में जुट जाती है। समय बराबर क्या होती है, दूरी बट्टा चाल होती है। समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बट्टा चाल होता है। सब दिन बताता हूँ, ईवर ग्रीन फार्मूला है, कभी पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक नौकरी की तैयारी आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद भी नहीं पीछा छोड़ता। आप कहीं यात्रा करने जाएंगे तो अपनी तो एक एस्टिमेट टाइम लगाते हैं ना, इतना समय लगेगा, इतना स्पीड से हम चलाएंगे बाइक, तो है ना, तो ये कभी पीछा नहीं छोड़ता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे समय कितना लगा है, 5/2 घंटा, मतलब 2.5 घंटा लगा था, मतलब 5/2। ठीक है, और आपका दूरी कितना है 275। एगो चाल कितना है 60, दूसरा चाल मुझे पता नहीं है, इसको 5/18 से गुना नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही किलोमीटर में ही सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं काट लूंगा तो 5 6 25 हो जाएगा, 2 पर 5 जो है 25, तो 5 6 25, 55 दूनी की 110 में से 60 गया तो आपका x का वैल्यू जो है 50 आ जाएगा। तो दूसरे ट्रेन की लंबाई जो है, मतलब चाल जो हो जाएगी वो 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यही किया हूँ यार, ये कोना कानी गुना कर दिया हूँ, 50 दूनी 55 दूनी की कितना हो गया 110 हो गया, और यहाँ पे 60 + x बराबर 110, तो 60 घट गया तो कितना हो गया आपका जो है 110 में से 60 गया तो 50 जो है दूसरे ट्रेन की चाल हो जाएगी। आशा करते हैं कि अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। वर्ग का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर तथा वर्ग की भुजा त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है। त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर है। अब पहले बोल रहा है कि एक शेप है वर्ग जैसे, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, हाँ ये थोड़ा वर्ग जैसा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसका वर्ग का क्षेत्रफल जो है 484 है।
तो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल सभी भुजा बराबर होते हैं, सभी कोण 90 होते हैं, क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, परिमाप 4a होता है, विकर्ण जो होता है √2a होता है। वर्ग में इतनी सा गुण है। उसके बाद वर्ग से यहाँ पे कोई क्वेश्चन आता है सर्किल और वर्ग को रिलेट करके कि इंटरनल सर्किल है, तो वर्ग का जो भुजा होता है वो सर्किल का व्यास का काम करने लगता है, 2r का काम करने लगता है। उसके बाद एक वर्ग होता है, इसके एक्सटर्नल वृत्त होता है, इस प्रकार का एक वर्ग होता है, इसके एक एक्सटर्नल वृत्त होता है। तो जो वर्ग का जो आपका विकर्ण रहता है वो वृत्त का व्यास का काम करने लगता है। इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पे लिखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 484, तो a का वैल्यू आपका कितना 22 आ जाएगा। माने जो वर्ग की भुजा होगी ये 22 होगी, तभी तो क्षेत्रफल 484 आया था। 22 का स्क्वायर 484 होता है ना, हाँ होता है। ठीक है, त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 176 है ना, और त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है, ये जो 22 है ना त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है, हाइट के बराबर है, ये 22 है, ये ज्ञात करना है। क्षेत्रफल आपको दे दिया है तो नहीं कर लीजिएगा, आप मुझे इस क्वेश्चन का जो है बता दीजिएगा कि इसका जो है आधार कितना होगा। अब ये आधार और हाइट की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि समकोण त्रिभुज हो जाएगा।